नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस साइंस क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी के साइंस से एमसीक्यू करने वाले हैं। और हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे यह हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को भी यहाँ पे कवर किया गया है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन तो है ही, और यहाँ तक कि ये जो एमसीक्यू है ये कंप्लीट एनसीईआरटी है, क्लास 9th का है और रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में जीएस के पेपर में काम आ जाएगा, 6 to 8 में आपका जीएस पेपर और मेन सब्जेक्ट में काम आ जाएगा, टीएसटी पीएचडी में भी ये आपका साइंस के मेन सब्जेक्ट में और जीएस में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग 100+ क्वेश्चन करेंगे। इसका एक और लेक्चर आएगा जहाँ पे हम लोग 100+ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ नोट्स आते रहते हैं और इस पीडीएफ को भी जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9 का तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भौतिक आधार पर पदार्थ के रूप होते हैं। भौतिक आधार पे पदार्थ के देखा जाए तो ठोस, द्रव, गैस ये होता है, प्लाज्मा अवस्था भी होता है, ये भी सही है, और बोस आइंस्टाइन अवस्था भी होती है, ये भी सही है। यानी भौतिक आधार पे जो पदार्थ होते हैं ये तीनों होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। तो आपका राइट आंसर डी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक आधार पर पदार्थ होते हैं। तत्व बिल्कुल सही, यौगिक ये भी सही है, मिश्रण ये भी सही है। यानी रासायनिक आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। देखिए यहाँ पे असत्य कथन पूछा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन है, और कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ये तो सत्य है। फिर कह रहा है कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है। गतिज ऊर्जा कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है गलत है, और पूछा था कि कौन सा सत्य है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए अब विसरण होता क्या है, तो आप जानते हैं कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से ही ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से ही प्रवेश करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विसरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, बिल्कुल सही है ये। गर्म करने पर विसरण तेजी से होती है, यह भी सही है। विसरण जड़त्व के नियम का पालन करता है, ये गलत है। विसरण जो है आपके जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता। विसरण एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, और प्रक्रिया कभी भी जड़त्व के नियम का पालन नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आयतन अनिश्चित होता है। ध्यान रखना, आयतन अनिश्चित होता है। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, जबकि गैस का जो आयतन है ये अनिश्चित होता है, क्योंकि अगर आप उसको कम स्पेस में रखेंगे तो गैस कम स्पेस में आ जाएगा, जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उतना ज़्यादा स्पेस में वो फैल के रहेगा। तो यहाँ पे इसका आयतन फिक्स नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसका आयतन जो है फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये टीआरई 3rd का क्वेश्चन है। ये टीआरई जो है टीआरई 3rd का क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था। निम्न में ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये कपूर बिल्कुल सही है, अमोनियम क्लोराइड ये भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ड्राई आइस ये भी जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। अब देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि कोई भी जो ठोस वस्तु होती है वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, नेफ्थलीन ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पदार्थ का गैस से ठोस में बदलना, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन नहीं, ऊर्ध्वपातन तो होगा नहीं। गैस से ठोस में बन रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए ये हो जाएगा निक्षेपण, क्योंकि गैस से ठोस अवस्था में आ रहा है उसका मतलब कि निक्षेपण हो रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ऑप्शन सी दिया संघनन, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ये भी TRE थर्ड का क्वेश्चन है। लीजिए, निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? दिया है नेफ्थलीन नहीं, अमोनियम क्लोराइड नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं और ये TRE थर्ड का क्वेश्चन बन चुका है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ध्यान रखना, पूछा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और यहाँ पे दिया है उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो देखिए, श्वसन जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा है, तो इस केस में ये आपका उपचयन होगा, ऊष्माक्षेपी नहीं होगा और ऊष्माशोषी नहीं होगा। राइट आंसर आपका जो है उपचयन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवकरण, ऑक्सीकरण और उदासीनीकरण। यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखिए भोजन में जब शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा है? ऑक्सीकरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, और कंडीशनल ये भी नहीं होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि इसे उत्क्रमित परिवर्तन नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, रिवर्स ये हो सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अस्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन और अवक्षेपण। तो देखिए दहन भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, जबकि अवक्षेपण जो है यह ऑक्सीकरण नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अंगूर का किण्वन एक प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है आंसर, भौतिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि अंगूर का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्योंकि अंगूर का जो किण्वन होता है ये रासायनिक परिवर्तन है, इसको दोबारा हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, मतलब कि रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ठीक ना, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो देखिए ऑक्सीकारक कौन कौन से है? श्वसन ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भूमिका होती है। भोजन में भी ऑक्सीजन की भूमिका होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन टूटता है। ठीक ना, और यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, थर्मोसॉर्बेट प्रतिक्रिया, थर्मोडायनेमिक प्रतिक्रिया। तो उपचयन अपचयन की ये जो अभिक्रिया होती है इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है? नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन जब जल जाएगा दोबारा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, अभिकारक नहीं, ये भी गलत है। रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और लावा निकलती है वहाँ से, ठीक ना, और ताप निकलता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो उसमें से लौ जो निकलती है किस प्रकार की होगी? लाल और चमकदार, ये गलत है, लाल और चमकदार नहीं होता है। हरा और चमकदार, ये भी नहीं होता है। श्वेत और चमकदार होता है, ये आपका सही उत्तर है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तब वहाँ पे श्वेत और चमकदार जो है लौ निकलती है। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होते हैं कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील और समान क्रियाशील। तो देखिए जिंक और कॉपर, जिंक और लेड दोनों जो है कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील होते हैं। राइट आंसर आपका बी बनेगा 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक ये नहीं होते हैं, अवकारक ये भी नहीं होते हैं, बल्कि अभिकारक कहा जाता है।
आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 2 या 2 से अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करते हैं। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सही नहीं है। सही नहीं है यानी गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो दिया है कि ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का ये आपका जो है ये सही है। बी दिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप का शोषण होता है। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो होता है इसमें ताप का शोषण नहीं होता है, बल्कि ताप यहाँ से रिलीज होती है। यानी यहाँ से ताप क्या होता है, ताप जो है इसका ऊष्माक्षेपी है, मतलब कि इसमें ताप निकलता है। ठीक ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। सी दिया है, दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है, ये सही है। दहन और श्वसन दोनों में ऑक्सीजन की भूमिका होती है, ऑक्सीकरण है ये। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, बी गलत है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर आपका जो है ये कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब किसी भी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, मतलब कि कोई ना कोई उत्पाद बन रहा है मिलने से। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जो क्लोरीन है ये सब क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं इन्हें। तो देखिए, जब अभिकर्मक टूटते हैं और छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया हो सकता है, संयोजन अभिक्रिया ये नहीं होगा, थर्मोडायनामिक प्रतिक्रिया ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जो है छोटे छोटे पार्ट में टूटकर ये क्या कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। तो तांबे की वस्तु पे हरित परत का जमना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे हो कह रहा है कि तांबे की जो वस्तु है इस पे एक और अवक्षेप चढ़ रहा है। तो अवक्षेप जब चढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तांबे का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं, अवकरण हो रहा है नहीं, बल्कि संक्षारण हो रहा है। तांबे का क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। और तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अपक्रिया कहा जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में जल उपस्थित रहता है, फिर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है घटित होती है। तो ये क्या है, ये है ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी गलत है, ये प्रकाश रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भोजन बनता है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो अमोनिया नहीं, चिप्स के पैकेट में अमोनिया नहीं डाला जाता है। नाइट्रोजन सही आंसर हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो देखिए, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है उस पैकेट से, और फिर वहाँ पे नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उससे उस पदार्थ का क्या कहता है। तो देखिए, कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलता है उस ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है, और इसी को इग्निशन गर्मी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दहन ताप तो होगा नहीं, उष्मा ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इग्निशन गर्मी। ठीक है, चलिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी के कौन कौन अव्यय है। अब देखिए दिया है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो सीएनजी के अवयव के बारे में देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, मीथेन तो है ही, इथेन भी है और प्रोपेन भी है। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आपसे जो है
क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। क्लास 9th का आज करा रहे हैं, कल भी क्लास 9th का होगा, इसके बाद हम क्लास 10th का जो है MCQ कराने वाले हैं। और प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है साइंस को मैं अच्छे तरह से जो है रिवीजन करा दूँ। ठीक है, थ्योरी। चलिए अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, LPG के मुख्य घटक कौन कौन है। ऑप्शन दिया है अमोनिया, एथिल मर्कप्टेन और मीथेन। तो LPG के मुख्य घटक कौन कौन है, तो इसका जो है ये राइट आंसर है। देखा जाए 29 का तो एथिल मर्कप्टेन हो जाएगा 29 का। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है मीथेन, अमोनिया ये नहीं होगा, और LPG के मुख्य घटक कौन है ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे दिया है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी। तो देखिए प्राकृतिक गैस का दहन कह रहा है ना, तो जब प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो वहाँ से हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगा तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। ठीक है, रंग परिवर्तन ये तो अभिक्रिया का लक्षण है, गैस का निकलना ये भी अभिक्रिया का लक्षण है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। देखिए जब कभी भी रिएक्शन होता है या अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे ताप स्थिर नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में जो ताप होता है वो स्थिर नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है लक्षण नहीं है, बल्कि ए और बी लक्षण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना ये बिल्कुल सही है। जब अभिक्रिया होगा तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। ताप का उत्सर्जन होना ये भी सही है, ताप उत्सर्जित हो सकता है। प्रकाश का उत्सर्जन हुआ ये भी सही है। तो कह रहा कि निम्न में कौन से अभिक्रिया के लक्षण है, तो ये ABC तीनों है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, दिया है अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अपचयन अभिक्रिया तो है नहीं, ऊष्माक्षेपी भी नहीं है, भोजन का पचना और क्या है पकना, ये क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। राइट आंसर जो है सी हो गया। अगला क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लिए। राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाला जाता है और उसमें पैकेट में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है, यानी गलत कथन को हम लोग को चुनना है। दिया है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ये बिल्कुल क्या है, ये आपका सही है। यानी जब सतह क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, ये सही है। आर्द्रता में कमी आने पर वाष्पीकरण घट जाता है। देखिए ये क्या है, आर्द्रता में कमी आने पर वाष्पीकरण घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, ये कथन गलत दिया है। ठीक है ना, घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। सी दिया है कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन बी गलत है। और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा असत्य कथन है, तो ऑप्शन बी असत्य कथन है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है घन मीटर, पास्कल और न्यूटन। तो देखिए दाब का जो मात्रक होता है इसे हम लोग पास्कल कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 37 का पूछा है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दिया है कि पानी और चीनी का विलयन, ये जो है पानी और चीनी का विलयन ये बिल्कुल सही है। पानी और रेत का विलयन, इसके अलावा पानी और कंकर का विलयन। तो देखिए समांगी मिश्रण होता क्या है, जहाँ पे उसके समान जो है लक्षण दिखाई पड़े। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पानी और चीनी का जो विलयन है ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखा जाए, निम्नलिखित में किस में टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। टिंडल प्रभाव होता क्या है कि अगर आप किसी विलयन को किसी कांच के शीशे में रखा गया है और उसके ऊपर से अगर लाइट मारते हैं
तो जो विलयन है उस विलयन में जो प्रकाश का रास्ता जाते हुए दिखाई पड़ता है तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। तो ये जो है इसका ऑप्शन दिया है दूध में, पानी और बालू के विलयन में, पानी और चीनी के विलयन में। तो देखिए दूध में टिंडल प्रभाव दिखेगा, पानी और बालू के विलयन में भी टिंडल प्रभाव दिखेगा, जबकि हम बात करें पानी और चीनी के विलयन में तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है इसका जो है, ठीक है, क्योंकि दूध और पानी के विलयन में कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन के उदाहरण नहीं है। कोलाइडी विलयन के उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन टीआरई थर्ड में पूछा गया है। अभी टीआरई थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कोलाइडी विलयन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दिया है दूध, रक्त, कुहासा। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ऑप्शन दूध दिया है, ये बिल्कुल कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। इसके अलावा रक्त भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है और कुहासा है, ये तीनों कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। जबकि पूछा था कि उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन कोलाइडी विलयन के ही उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के विलयन को अलग किया जा सकता है। अब देखिए नमक और अमोनियम क्लोराइड के विलयन जब एक साथ है तो उनको अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि के द्वारा नहीं कर सकते हम लोग, सामान्य प्रतिक्रिया के द्वारा भी नहीं किया सकता, क्योंकि सामान्य प्रतिक्रिया द्वारा जो है मिश्रण को तभी अलग कर सकते हैं कि जब एक मिश्रण बड़ा है एक छोटा है उसको पकड़ के जो है अलग अलग कर सकते हैं, चुन के कर सकते हैं, जबकि ये भी काम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जब हम लोग गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, ये डायरेक्ट ठोस से गैस बन के उड़ जाएगा और नमक जो है बर्तन में बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विलयन के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उसे पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं। अगर कोई विलयन है उसका दोनों विलयन के क्वथनांक एक विलयन है, उस विलयन में जो पदार्थ हैं तो उस पदार्थ के क्वथनांक का अंतर अगर 25 केल्विन से कम हो तो वहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि विलयन में जो पदार्थ है उनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा हो, तब क्या होगा, तब वहाँ पे हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा था कि 25 केल्विन से कम हो तो यहाँ पे हम प्रभाजी आसवन विधि लगाएंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने तत्व शब्द को दिया था। यहाँ पे ऑप्शन है एंटी लॉरेंस लेवाइजिए, माइकल फैराडे और रॉबर्ट बायल। तो तत्व शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं ये हैं आपके माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने तत्व शब्द को दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है निम्न में उपधातु का समूह है। देखिए उपधातु पूछा है, बोरोन सिलिकॉन ये बिल्कुल उपधातु हैं, जर्मेनियम आर्सेनिक ये भी उपधातु है, एंटीमनी और क्लोनियम ये भी उपधातु है। तो राइट आंसर आपका डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, सोडियम नहीं पाया जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये हवा के संपर्क में आते ही क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और आग पकड़ लेता है, और खासकर पानी में डालने के साथ ये ज्वाला के साथ ये विस्फोट करता है। तो यहाँ पे जो है पारा और ब्रोमीन दोनों जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, अणु, कण। नहीं, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन जो है 45 का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन दिया है परमाणु मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल, तरबूज मॉडल। अब यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा परमाणु मॉडल। लेकिन ध्यान रखना जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहा जाता है और तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका ए, बी, सी तीनों है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
अल्फा कर्ण प्रकीर्णन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा और जे थॉमसन के द्वारा। देखिए अल्फा कर्ण प्रकीर्णन के ये जो मॉडल है, यह मॉडल दिया गया था आपके रदरफोर्ड के द्वारा और फिर जो है यहाँ पे केंद्रक की खोज की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न में कौन सा कथन गलत है? ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है परमाणु के बीच में केंद्रक हैं जो धन आवश्यक है, ये आवेशित है, माफ़ी चाहूँगा, ये धन आवेशित रहेगा, आवेशित। ये जो है कथन 48 का पहला कथन ये सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, ये भी सही है। नाभिक का आकार परमाणु की भार से अधिक हो सकता है, ये गलत है। कभी भी नाभिक का जो आकार होगा परमाणु की भार से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिक में जो है पीएन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। तो ये जो नाभिक है, नाभिक का जो भार है ये पूरे जो है कह सकते हैं कि परमाणु के भार से अधिक नहीं हो सकता है, बल्कि उससे कम ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दिया है और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य कथन है। अब देखा जाए नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पीएन पाया जाता है, बिल्कुल सही है पहला। नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये गलत है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये भी गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है आपका धन आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है इस पर, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, वह उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ये हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक, इस संस्थानिक नहीं, समस्थानिक को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, निम्नलिखित में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है? अब देखिए समस्थानिक में होता क्या है कि परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रोट्रियम, डायट्रियम और ट्राइट्रियम ये सब क्या है? हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक है, जबकि डायट्रियम जो है इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य कथन है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, ये तो सही है। ES74 ट्यूमर का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन पूछा था। अगला क्वेश्चन है सही को चुने। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोज की थी, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहिएगा, मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। एक कोशिकीय पूछा है, क्लाइडोमोनास ये बिल्कुल सही है। पैरामीशियम ये भी सही है। अमीबा ये भी सही है। यानी तीनों जो ऑप्शन है क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, तीनों जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है एक जीवी कोशिकीय है, मतलब कि एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? अब देखिए जीवित कोशिका की खोज दिया है रॉबर्ट हुक, लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, ठीक ना, लेकिन वह जो कोशिका था वह कोशिका मृत कोशिका था। लीeuwenhoek ने प्रथम बार जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में, ठीक ना। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक की खोज किसने की थी? पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो देखिए केंद्रक की खोज की बात किया गया है और केंद्रक की जो खोज है यह किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने नहीं दिया था? ध्यान रखना, नहीं दिया था। एम स्लाइडर ने इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था।
टी स्वान ने इन्होंने भी कोशिका का सिद्धांत दिया था, जबकि पुरकिंजे ने कोशिका का सिद्धांत नहीं दिया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरकिंजे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें केंद्रक पाया जाता है? किसमें केंद्रक पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असत्य कथन को चुने। किसको चुनना है? असत्य कथन को चुनना है। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है, ये तो सत्य है। तंत्रिका तंत्र का विभाजन जीवन भर चलता रहता है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र का विभाजन जीवन भर नहीं चलता है, क्योंकि जन्म के बाद वह एक भी बार विभाजित नहीं होती है। पूरे जीवन काल में तंत्रिका तंत्र एक ही बार विभाजित होती है, ठीक ना। जबकि ये कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र विभाजन जो है जीवन भर चलता रहता है, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया है, तंत्रिका तंत्र जन्म के बाद विभाजित नहीं होती है, ये सही है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी गलत है। और पूछा था कि कौन सा कथन जो है असत्य है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बाह्यतम हिस्सा को कहा जाता है। दिया है कि कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली, ये भी सही है। प्लाज्मा झिल्ली, ये भी सही है। यानी कोशिका के बाह्यतम हिस्सा को कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का, सही है। प्रोटीन और काइटिन का, गलत है। लिपिड और काइटिन का, ये भी गलत है। यानी कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवेश करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना किस घटना के कारण होता है? इसका मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में जो है जिक्र कर चुका हूँ, पीछे जो क्वेश्चन आया था। तो देखिए, कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवेश करना और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, यह जो घटना है यह विसरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विसरण का। तो राइट आंसर आपका 61 का जो बनेगा ये बी बनेगा, करेक्ट आंसर। अब एक चीज समझिए, कोशिका के अंदर जो द्रव्य जो जाता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना, यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाता है द्रव्य, तो उसको जो है परासरण कहते हैं। जबकि कोशिका में कोई जो है ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, यह घटना विसरण का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंगक होते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि ऐसी कोशिका जो डेवलप नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे कोशिका जो है इसका जो अंगक होते हैं ये क्या होते हैं? झिल्ली युक्त, ये गलत है। झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। बिना झिल्ली के, ये सही है। अनुपस्थित नहीं, कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, बल्कि वह बिना झिल्ली के होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए दिया है कि ऑप्शन राइबोसोम, रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका और स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका का निर्माण करती है। स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका निर्माण करती है। ऑप्शन दिया है वसा अथवा लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो स्मूथ जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है ये वसा और लिपिड का निर्माण करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो मैं करा रहा हूँ ना, इतना ज़बरदस्त जो है एमसीक्यू है। और सारा का सारा जो लोग मेरे नोट्स को लिए होंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 से 10 तक, उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट है। अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। आप सारे के सारे एमसीक्यू को जो है टपाटप जो है आंसर लगा देंगे, ठीक ना। इतना बेस्ट जो है नोट्स है और एमसीक्यू है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गाल्ची उपकरण का कार्य है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि संश्लेषित पदार्थों को पैक करना, बिल्कुल सही बात है। गाल्ची उपकरण जो है जो भी संश्लेषित पदार्थ होता है उनको पैक करने का काम करता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है, यानी क्या अंदर आना है क्या बाहर जाना है इसका काम जो है देखना गाल्ची उपकरण का है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दिया है गाल्ची उपकरण नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है,
इसके अलावा जो भी कीटाणु भोजन में चलकर अंदर आ जाते हैं उनको मारने का काम करता है, और यहाँ तक कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर में उनको भी ये ख़त्म करता है। और ज़रूरत जब पड़ता है तो लाइसोसोम अपने दुश्मन को मारने के लिए खुद का जो है निछावर कर देता है, मतलब कि खुद को जो है विस्फोट कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये प्लास्टिड नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सही है, लाइसोसोम नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और वह जो है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी एटीपी का निर्माण होता है? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 2, 36 और 38। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का निर्माण होता है वह 36 होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसी के चलते इसको सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, दिया कि कोशिका का श्वसन अंग है, बिल्कुल सही। इसमें डीएनए पाया जाता है, ये भी सही है। नामकरण सी बेंडर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किनमें डीएनए उपस्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया है कि केंद्रक में बिल्कुल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है तो जब डीएनए रहेगा तो वहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हरितलोक, इसमें भी डीएनए होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में डीएनए होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन का संग्रहण होता है, और देखिए भोजन का जो संग्रहण है, ऑप्शन दिया क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ये हरा होता है, ल्यूकोप्लास्ट ये सफ़ेद होता है। अब समझिए क्वेश्चन क्या दिया है, भोजन का संग्रह होता है, तो क्रोमोप्लास्ट इसमें भोजन का संग्रह नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसके चलते भोजन का निर्माण होता है, तो ये भी नहीं। ल्यूकोप्लास्ट में जाकर भोजन का संग्रह होता है, और प्रोटीन, स्टार्च, मंड ये इसका जो है इस रूप में भोजन यहाँ पे जो है संचित होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भोजन का संग्रह ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो अभी मैंने पिछली बार जिक्र किया, प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? तो देखिए क्रोमोप्लास्ट ये तो रंगीन होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और उसी क्लोरोफिल के चलते प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और ल्यूकोप्लास्ट ये तो सफ़ेद होता है, यहाँ पे भोजन का संग्रह होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। दिया है रसधानी पौधे तथा जंतु दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रसधानी पौधे के सेल में और जंतु सेल में दोनों में पाया जाता है। पौधे में 90% तक स्थान करता है। अब देखिए पौधे के जो कोशिका होता है उस कोशिका में रसधानी 50% से लेकर 90% तक का स्थान घेरता है, ये भी कथन सही है। जंतु में अविकसित अवस्था में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। यानी जंतु कोशिका में जो रसधानी है ये क्या होता है, तो अविकसित अवस्था में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के कारण पौधे का तना मोटा होता है? ये महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे सेट्स में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है शीर्ष विभाजीय ऊतक, तो ये नहीं, क्योंकि शीर्ष विभाजीय ऊतक जो है ये जो है इसके चलते पौधे की लंबाई बढ़ती है। पार्श्व विभाजीय ऊतक, हाँ पार्श्व विभाजीय ऊतक के चलते क्या होता है, पौधे का जो तना है यह मोटा होता है, ये करेक्ट है। अंतर्विष्ट विभाजीय ऊतक ये नहीं होगा, क्योंकि अंतर्विष्ट विभाजीय ऊतक के चलते क्या होता है कि जो पौधे जो घास फूस होते हैं जिनकी गाय भैंस चर लेती है वो फिर से दोबारा जो है बढ़ने लगते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, पार्श्व विभाजीय ऊतक, इनके चलते पौधे का जो तना है वह मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा हार्मोन है, यह भाई टीआरई का प्रश्न है, टीआरई 3 का प्रश्न है ये। पौधा हार्मोन है एक्टिन, मायोसिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 75 का, यह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी साइटोकाइनिन। ठीक ना, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलिए ये पौधा हार्मोन है। अगला क्वेश्चन,
मांसपेशियों के संकुचनशीलता हेतु उत्तरदायी है। मांसपेशियों के संकुचनशीलता हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया है एक्टिन, मायोसिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा 76, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है एक्टिन भी है, मायोसिन भी है और साइटोकाइनिन भी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? देखिए ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम और वेसल्स। वेसल्स तो होगा नहीं। अब देखिए जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फाइलम के द्वारा फल यानी खनिज का संवहन होता है। ठीक ना? चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम, जल पूछा है तो जाइलम हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में संदेश प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक ना, इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है, तो इस तंत्रिका तंत्र में यहाँ पे कुछ जो है रेशे के जैसे कुछ यहाँ पे निकले रहते हैं, धागे के जैसे संरचना। तो ये जो धागे के जैसी संरचना लिखी रहती है, इनको जो है डेंड्राइट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। और यही डेंड्राइट जो है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से मैसेज को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि तंत्रिका तंत्र में संदेश प्राप्त किया जाता है डेंड्राइट के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन दिया है कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। अब देखिए संयोजी ऊतक क्या करता है? यह जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण में कार्टिलेज भी आता है, जोड़ने का काम करता है, टेंडन और लिगामेंट, ये सब के सब संयोजी ऊतक के ही उदाहरण हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पे अस्थि से अस्थि को जोड़ने का बात पूछी गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, लीगामेंट यह अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। ठीक ना? टेंडन ये नहीं होगा, कार्टिलेज ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो गया करेक्ट आंसर। लीगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। जबकि बात करें मांसपेशियाँ को अस्थि से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो मांसपेशियाँ अस्थि से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? टेंडन, लिगामेंट और एडिपोज। यहाँ पे आप ध्यान देना है, जो मांसपेशियाँ है वह अस्थि से जुड़ी रहती है टेंडन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जबकि लिगामेंट में अस्थि अस्थि से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है रक्तवाहिनी में। बिल्कुल सही बात है। फेफड़े की कृपिका में, ये कृतिका नहीं बल्कि कृपिका होगा, कृपिका। ठीक ना? फेफड़े के कृपिका में, ये भी सही है। त्वचा में, ये भी सही है। देखिए हमारी बॉडी जो चिकना इतना दिख रहा है, जो भरा भरा दिख रहा है, इसका मेन कारण एपिथेलियम ऊतक ही है। ठीक ना? तो जहाँ भी गड्ढा उड्ढा दिखता है ना, तो वहाँ पे एपिथेलियम ऊतक काम करके इसको भर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन दिया है अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और चार्ल्स डार्विन। तो जैव विकास की जो अवधारणा है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहकारिता संबंध पाया जाता है। ये भी टीआरई का प्रश्न है, ये भी टीआरई का प्रश्न है। सहकारिता संबंध पाया जाता है। लाइकेन शैवाल, शैवाल अमीबा, अमीबा लाइकेन। देखिए अमीबा लाइकेन तो होगा नहीं, शैवाल अमीबा होगा नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन और शैवाल। इसमें सहकारिता संबंध पाया जाता है, मतलब कि साथ साथ ये दोनों काम करके जीने का जो है प्रबंध करते हैं। ठीक ना? यहाँ पे शैवाल क्या करता है? शैवाल जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये जो है आराम से फोटोसिंथेसिस होता है और लाइकेन इसको रहने का जगह दे देता है। यानी दोनों साथ साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला है, मुनेरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? केंद्रक व कोशिकांग का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। मुनेरा में स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, ये भी सही है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि ये डेवलप सेल नहीं होते हैं, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये तीनों सही हैं 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा का विशेषता है। इसमें दिया है कि इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, बिल्कुल सही। स्वपोषी विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल सही। स्वपोषी मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, विषमपोषी मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक ना? तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत शैवाल, प्रोटोजोआ और अन्य आते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो 86 का जो राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में कोशिका भित्ति बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए कवक पूछा है ना, तो कवक का जो कोशिका भित्ति बना होता है वो काइटिन का ही बना होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा थैलोफाइटा की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है, ध्यान रखना। और ऑप्शन है, इनमें जड़ तथा जड़ तनापति सवाल कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। ये क्लियर एकदम सही है। जो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आते हैं उनमें जड़ तनापति कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा जड़ है, कौन तना है, कौन पति है। ये सही है। ओथोलरिक्स या स्पाइरोगाइरा इसके उदाहरण है, ये भी सही है। और ये पूर्ण विकसित होते हैं, भाई विकसित नहीं होते हैं, यह अविकसित होते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जड़ तनापति कुछ का अता पता नहीं रहता कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पति है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। और पूछा था कि कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, ब्रायोफाइटा के संबंध में सही कथन चुनिए। अब यहाँ पे दिया है कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, सही है। इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। फुनेरिया मर्केसिया इसके उदाहरण है, ये भी जो है इसके सही है। तीनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा की विशेषता है, और टेरिडोफाइटा के संबंध में दिया है आपका ऑप्शन जो है, यह टेढ़ा मेढ़ा आकार के होते हैं, बिल्कुल सही। संवहन ऊतक पाया जाता है, ये भी आपका जो है सही है। फॉर्न मर्सिलिया हॉस्टेल ये भी इसके उदाहरण है, ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनिपेरस की लकड़ी से बनता है। अब देखिए जूनिपेरस की लकड़ी से क्या क्या बनता है? पेंसिल बनता है और स्केल बनता है, रबर नहीं बनता है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से, देवदार से और पाइनस से। तो तारपीन का पेड़ जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल है लेमना, वुल्फिया, रफ्लेसिया। तो यहाँ पे जो वुल्फिया है ये सबसे छोटा फूल है, राइट आंसर 93 का जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? और ऑप्शन दिया है, विश्व की सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विक्टोरिया रेजिया इतना बड़ा होता है कि उसमें आराम से एक बच्चा जो है लेट सकता है 5-7 साल का। हम लोग जो है उस पर खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा पत्ता होता है विक्टोरिया रेजिया का। ठीक है, इसके अलावा दिया है ये सबसे छोटा बीज जो है ये आर्किड का होता है, ये भी सही है। सबसे बड़ा पौधा यूकेलिप्टस का है, ये भी सही है, जिसे पर्यावरण का जो है दुश्मन कहा जाता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बीज पत्री पौधे की पत्तियाँ होती हैं। तो एक बीज पत्ती के जो पौधे जो हैं इनकी जो पत्तियाँ होती हैं क्या होती हैं? समांतर श्रेयविन्यास। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक बीज पत्री के जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? समांतर श्रेयविन्यास, ये सही है। जालिका श्रेयविन्यास नहीं, बड़ी और गोल नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो एक बीज पत्री के जो पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ श्रेयविन्यास वाली होंगी, समांतर श्रेयविन्यास। और इसके साथ साथ इनका जो जड़ होगा ये कैसा होगा? ये रेशेदार जड़ होगा, रेशेदार जड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधे के जड़ होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रेशेदार जड़ नहीं, एक बीजपत्री के पौधे के जो जड़ होंगे वो रेशेदार होंगे। यहाँ पे मूसला जड़ होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, द्विबीजपत्री पौधे के जड़ मूसला होते हैं और पत्तियाँ जो है क्या होती हैं? जालिका रूपी श्रेयविन्यास वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन, केंचुआ किसके अंतर्गत आता है? नर, मादा, उभयलिंग। तो देखिए केंचुआ में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो ये उभयलिंग होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उभयलिंग में आता है। अगला क्वेश्चन है कि नेमाटोडा के संबंध में सही कथन को चुनिए। एक लिंगी होते हैं नेमाटोडा, ये राइट आंसर राइट है इसका। इसके अलावा गोल कृमि होते हैं, ये भी सही है। शरीर में खंड का अभाव होता है, ये भी सही है। राइट आंसर आपका हो गया डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थोपोडा की विशेषता है शरीर खंडयुक्त होता है, काइटिन का वह आवरण पाया जाता है और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि शरीर इनका खंडयुक्त होता है, काइटिन का वह आवरण भी पाया जाता है और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, मोलस्का के संबंध में गलत कथन को चुनिए।
और दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है मोलस्का में, ये जो है। इसके अलावा ये सही तो है, शरीर कोमल होता है, ये भी सही है। और घोंघा, शंख, सीपी इसके उदाहरण है, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मोलस्का के संबंध में गलत कथन है, जबकि सब के सब कथन सही हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराया। कल के क्लास में फिर से क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है साइंस, यहाँ से फिर हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। और आपको अभी कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसा लगा, एमसीक्यू कैसा लगा। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कहीं अगर मिस्टेक हुआ हो तो भी आप बता दीजिएगा। ठीक, उससे हम आगे सुधार कर लेंगे। ठीक है, और यह जो क्लास है ये बेसिकली रेलवे और ख़ासकर बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।